इस लेक्चर में हम कांग्रेस के दूसरे सदन प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के दोनों सदनों में से प्रथम सदन का नाम प्रतिनिधि सभा है और द्वितीय सदन का नाम सीनेट है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और यह कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है। उसका कारण यह है कि सीनेट की सदस्यता का आधार राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। वहाँ प्रतिनिधि सभा संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की रचना। प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या 435 है। अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि उनके राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। सामान्य तौर पर 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि को लिया जाएगा, लेकिन प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी, लेकिन वर्तमान में यह 435 है, निश्चित कर दी गई है। पूर्व में 30,000 मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में यह 5 लाख के आसपास हो गई है और अब प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित हो गई है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की योग्यताएं। प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। उनमें से पहली है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को ना तो कम किया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ ये एकल सदस्य निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और कार्य। जैसे कि हमने पूर्व में देखा था कि कांग्रेस के 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। क्योंकि प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है, इसलिए सामान्य तौर पर विश्व के जहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहाँ लोकप्रिय सदन को द्वितीय सदन की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन अमेरिका में सीनेट को, जो कि द्वितीय सदन है, उसको प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और कार्य निम्न हैं। संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जो विधि निर्माण संबंधी शक्ति है वो कांग्रेस में निहित है, जिसका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती हैं। प्रतिनिधि सभा की पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा को उन सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार है। इस संबंध में ये व्यवस्था है कि संविधान में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर उन्हें उन विषयों से को लागू करने के लिए निहित शक्ति वाले विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट और प्रतिनिधि सभा की शक्तियां समान है। कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक, दोनों सदनों में से किसी में भी रखा जा सकता है, लेकिन कोई भी विधेयक
जब तक कानून नहीं बन सकता जबकि दोनों सदन उसे पारित नहीं कर देते। वित्तीय विधेयक के संबंध में स्थिति ये है कि वित्तीय विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं। किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का भी अधिकार है और परिवर्तन करने का अधिकार है। इस तरह से वित्तीय विधेयक प्रस्तुत तो केवल प्रतिनिधि सभा में किए जा सकते हैं, लेकिन पारित होने के लिए उसमें दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही वित्त विधेयक पारित समझा जाता है। प्रतिनिधि सभा की दूसरी शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा रखा जा सकता है और उस संविधान संशोधन को दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर संविधान संशोधन को प्रस्तावित किया जाता है और राज्यों की अनुमति के बाद, पुष्टिकरण के बाद संविधान संशोधन मान्य होता है। तो संविधान संशोधन के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियां समान है। तीसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका क्षेत्र में देखें तो सीनेट को व्यापक शक्तियां दी गई हैं, प्रतिनिधि सभा की शक्तियां बहुत कम हैं। प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर युद्ध की घोषणा करते हैं। स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच करने का जो अधिकार है वो प्रतिनिधि सभा के पास है। तो प्रतिनिधि सभा युद्ध की घोषणा करने का कार्य करती है और संघीय सरकार के प्रशासन से संबंधित कार्यों की जांच करने का कार्य करती है। प्रतिनिधि सभा का अन्य कार्य और शक्ति है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का अधिकार। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और यदि कोई उम्मीदवार पूर्ण निर्वाचन मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, यदि किसी भी उम्मीदवार को, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की जो शक्ति है वो प्रतिनिधि सभा के पास आ जाती है। प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है और इस तरह की विशेष स्थिति में प्रतिनिधि सभा की जो यह शक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतिनिधि सभा की अन्य शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय अधिकारियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावित करने का अधिकार है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और जिसे सीनेट के द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार किए जाने पर संबंधित अधिकारी को पदच्युत किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा की कुछ अन्य शक्तियां भी हैं। वे अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्षता, वहाँ के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव प्रतिनिधि सभा के सदस्य करते हैं। प्रतिनिधि सभा अपने निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। सामान्य तौर पर अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है वो बहुमत दल का प्रत्याशी होता है। स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने सम्मेलन में कर लेता है और फिर सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कार्यवाही की जाती है। अर्थात अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर होता है वो दलीय आधार पर चुना जाता है।
स्पीकर कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है। इस तरह से स्पीकर का चुनाव वहाँ पर बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। स्पीकर की शक्तियाँ और कार्य। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन वर्तमान में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या बढ़ गई है, 435 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही का संचालन करना और प्रतिनिधि सभा के कार्यों को करवाने में स्पीकर के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है सदन की अध्यक्षता करना। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सत्र के समय उस दिन के क्या कार्यक्रम होंगे इसकी घोषणा करता है और अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए वो 3 दिन के लिए किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष के रूप में किस सदस्य को बोलने की स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करता है। स्पीकर सदस्यों को बोलने के कितने समय तक बोलेंगे इस हेतु कुछ नियमों का निर्धारण भी करता है। स्पीकर का दूसरा कार्य है सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर का प्रमुख कार्य है। यदि सदन में कोई अव्यवस्था फैलाता है या अशिष्ट व्यवहार करता है तो वह उस सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकता है। अधिक अशांति उत्पन्न होने पर वो सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है और सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था उत्पन्न हो तो अध्यक्ष सदन को उस सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कह सकता है। तीसरा कार्य है नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है और यह कार्य वह नियमों के अंतर्गत ही करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के अन्य कार्य भी हैं। जब कभी किसी विधेयक पर मत बराबर होने की स्थिति आती है तब उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वह स्थायी समितियों के पास विधेयक को भेजने का कार्य करता है और दोनों सदनों के मध्य मतभेद होने की स्थिति में सम्मेलन समिति तथा अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है। विधेयक और प्रस्तावों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है और मतों की गणना कर उनके परिणामों की घोषणा करता है। इस तरह से प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को प्रतिनिधि सभा की कार्यवाहियों का संचालन करने, नियमों की व्याख्या करने और सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है वो दलीय आधार पर कार्य करता है, इसलिए जब कभी उसकी दल की स्थिति प्रतिनिधि सभा में महत्वपूर्ण होती है तो वह अधिक शक्तिशाली रहता है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण, जैसा कि अभी हमने प्रतिनिधि सभा की शक्ति और कार्यों के संदर्भ में देखा था कि सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ कम है। यदि हम सीनेट से प्रतिनिधि सभा की तुलना करें तो प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ कम हैं और यदि हम विश्व के अन्य व्यवस्थापकों के प्रथम सदन से प्रतिनिधि सभा की तुलना करें तो जहां सामान्य तौर पर सभी देश की व्यवस्थापकों में प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन शक्तिशाली होता है, वहां अमेरिका में लोकप्रिय सदन होते भी प्रतिनिधि सभा की शक्तियां सीनेट की तुलना में कम है और इस आधार पर प्रतिनिधि सभा को दुर्लभ सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के निम्न कारण है। उनमें से पहला कारण है कानून निर्माण में दोनों सदनों की समान शक्तियाँ। यदि हम विश्व के अन्य देशों की द्विसदनात्मक व्यवस्थापका को देखें तो अधिकांश देशों में प्रथम सदन द्वितीय सदन की तुलना में
ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका में कानून निर्माण के संदर्भ में इन दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो समान है। कोई भी साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे पारित होने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों सदन उसे अपने बहुमत से पारित करें। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में जो प्रतिनिधि सभा को समांतर सदन वाली शक्तियां दी गई हैं, उसके कारण भी प्रतिनिधि सभा दुर्लभ क्षेत्र दुर्बल संस्था के रूप में आई है। दूसरा है प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त नहीं होना। सामान्य तौर पर हम यदि अन्य देशों की व्यवस्थापकाओं के प्रथम सदन को देखें तो सभी जगह प्रथम सदन को वित्त पर एकाधिकार प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर भारत, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में दे सकते हैं। जैसे कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास हैं और राज्यसभा केवल 14 दिन ही किसी विधेयक को रोक सकती है। लेकिन अमेरिका में ये स्थिति नहीं है। अमेरिका में वित्तीय क्षेत्र में सीनेट को भी उसका भागीदार बनाया गया है। बस कोई भी वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। लेकिन किसी भी वित्त विधेयक को पारित होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों सदन पारित करें। यदि कोई विधेयक प्रतिनिधि सभा में वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और वो वहाँ से पारित होकर सीनेट में जाता है तो सीनेट उसमें संशोधन कर सकती है और परिवर्तन कर सकती है और बिना सीनेट की सहमति के कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता। तो जो सामान्य तौर पर प्रथम सदन को जहाँ वित्तीय क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त होता है वो प्रतिनिधि सभा को नहीं है। तीसरा प्रतिनिधि सभा की दुर्लभता का कारण है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अमेरिका में प्रेसिडेंटल फॉर्म को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, अर्थात राष्ट्रपति और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। उनका कार्यकाल निश्चित है। यदि वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता अमेरिका में तो प्रतिनिधि सभा की महत्ता होती, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण, जैसा कि सामान्य तौर पर संसदीय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण यह संभव नहीं है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का चौथा कारण है सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। अमेरिका में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की तुलना में कार्यपालिका क्षेत्र में ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्ति की जाती हैं उन नियुक्तियों का सीनेट के द्वारा पुष्टिकरण आवश्यक है। इसी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा जो संधियाँ की जाती हैं उनकी पुष्टि भी सीनेट के द्वारा होना जरूरी है। तो यदि हम देखें तो अमेरिका में कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को ये शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, बल्कि सीनेट को यह शक्तियाँ प्रदान की गई है। और ऐसी स्थिति में कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है और प्रतिनिधि सभा को नहीं है, और इससे भी प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल संस्था के रूप में आई है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसका जो कार्यकाल है वो बहुत छोटा है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों क्योंकि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसलिए अल्प कार्यकाल होने के कारण वो सदैव चुनाव की चिंता में ग्रस्त रहते हैं। और जबकि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है और सीनेट एक स्थायी सदन है, ऐसी स्थिति में सीनेट के सदस्य कार्यकाल की चिंता से मुक्त रहकर कार्य करते हैं। और इस प्रतिनिधि सभा के इस लघु कार्यकाल ने भी प्रतिनिधि सभा को दुर्लभ करने का कार्य करा है। नेक्स्ट है विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि। जैसा कि हमने देखा कि प्रतिनिधि सभा के
की जो सदस्य संख्या है वो 435 है। और 435 वाली बड़ी संस्था होने के कारण यहाँ पर जो सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण वाद विवाद के क्षेत्र में वाद विवाद सही ढंग से नहीं हो पाते, क्योंकि सभी सदस्यों को समय नहीं मिल पाता। इसकी तुलना यदि हम सीनेट से करें तो सीनेट में 100 सदस्य हैं तथा वहाँ पर एक परंपरा है कि कोई सदस्य जितना लंबे टाइम तक बोलना चाहे वो बोल सकता है। तो किसी भी मुद्दे पर या विधेयक के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा में सही तरह से वाद विवाद नहीं हो पाता, जब विशाल आकार के कारण। लेकिन सीनेट में उसकी कार्यविधि के कारण और कम संख्या होने के कारण वाद विवाद का स्तर उच्च रहता है और इसने प्रतिनिधि सभा को एक दुर्बल संस्था के रूप में स्थापित किया है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रतिनिधि सभा का क्योंकि कार्यकाल कम है, दूसरा प्रतिनिधि सभा की शक्तियां सीनेट की तुलना में कम है, इसलिए अमेरिका में जो अनुभवी और श्रेष्ठ जो राजनीतिक हैं वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट के सदस्य बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य कार्यकाल का कम होने के कारण और इसकी शक्तियाँ कम होने के कारण लोगों की रुचि प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की कम रहती है। इसलिए प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य चुनकर आते हैं वो ज़्यादा योग्य और अनुभवी नहीं होते और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो क्षेत्रीय आधार पर होता है। इस कारण से सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की गुणात्मकता सीनेट की तुलना में कम होती है। इन सब कारणों से यदि हम देखें तो इन सब कारणों के कारण प्रतिनिधि सभा एक दुर्लभ सदन के रूप में सामने आती है। और विशेष तौर पर जब हम प्रतिनिधि सभा की सीनेट से तुलना करते हैं या प्रतिनिधि सभा की विश्व के जो अन्य लोकप्रिय सदन हैं या प्रथम सदन है उनसे तुलना करते हैं तो प्रतिनिधि सभा एक दुर्लभ सदन के रूप में सामने आती है।